नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRGKY अशोक सर पे। तो जैसा कि कल हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था मैथ्स का स्टैटिक्स, और आज हम दूसरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, समानांतर श्रेणी या फिर एपी। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है भाई HSSC के एग्जाम्स के नजरिए से, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर, क्लर्क का पेपर, सभी में इससे 99.9% एक क्वेश्चन आया हुआ है, और अपकमिंग एग्जाम में भी इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन आने के कंप्लीट चांस है। मैथ के जितने 4-5 क्वेश्चन आते हैं उनमें स्टैटिक्स का, एपीजीपी का, द्विघात समीकरण का और प्रायिकता के, ये 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं, इनसे एक ना एक मतलब जो आपका एग्जाम है ना उसके अंदर इसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक समानांतर श्रेणी के बारे में। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपको एक सिंपली पद यानी कि एक श्रेणी दे दी जाएगी, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग क्वेश्चन मतलब उस श्रेणी के अंदर से आपको मतलब तरह तरह के क्वेश्चन उसके ऊपर जो बनते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं समानांतर श्रेणी होती क्या है। भाई ये चीज पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर ये चीज है क्या समानांतर श्रेणी। आपको एक कोई भी श्रेणी दे दी जाएगी, जैसे 4, 6, 8, 10 और आगे तक कितने भी। तो सबसे पहले चीज की हर श्रेणी समानांतर श्रेणी नहीं होती। तो सबसे मेन बात यह है कि समानांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। तो समानांतर श्रेणी वो होती है जिसके किन्हीं भी कॉन्जुगेटिव यानी कि आगे पीछे कोई भी दो पद ले लें, उन सभी का अंतर समान हो। अगर मैं पहले और दूसरे पद की बात करूं कि इसकी श्रेणी के अंदर पहला पद कौन सा है 4, दूसरा पद कौन सा है 6, तीसरा पद कौन सा है 8। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पहले और दूसरे पद का अंतर अगर इसके अंदर ज्ञात करूं मैं तो 6 - 4, ये कितना आया 2। इसी तरह तीसरे और दूसरे पद की बात करूं तो 8 - 6, ये भी कितना आया 2। इसी तरह तीसरे और चौथे पद की बात करूं तो 10 - 8, ये भी कितना आया 2। अगर सभी का अंतर समान आ रहा है तो वो श्रेणी समानांतर श्रेणी कहलाएगा। तो एक अगर मैं आपसे बात करूं तो एक क्वेश्चन इसी तरह का बन जाता है कि भाई सभी समानांतर श्रेणी होती है, मगर ये जरूरी नहीं है कि भाई सभी श्रेणी समानांतर श्रेणी हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 1, 1, 3, 4, 6, 9। अगर मैं दूसरे पद में से पहले पद की अगर माइनस करूं इसमें से तो 1 - 1 0। तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करूं 2, चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करूं तो इन सभी का अंतर बराबर नहीं आ रहा, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं बनेगी। तो पहला जो नॉर्मल क्वेश्चन था वो ये था कि मतलब जो बेसिक चीज आपको सीखनी थी कि सभी श्रेणियां समानांतर श्रेणी हो, ये कोई जरूरी बात नहीं है। अब हमने एक बात सीखी कि भाई उनका अंतर सभी का, जैसे कि दूसरे पद का पहले पद का अंतर समान है, तीसरे पद का दूसरे पद से अंतर समान है, तो उसको हम बोलते हैं सार्वंतर, और उसको हम डिनोट करते हैं डी से। और एपी के अंदर प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं सिंपली ए बोल लो, या कई जगह आपको A1 लिखा मिल जाएगा। और तो प्रथम पद अगर A1 है तो nवां पद क्या होगा, ये कुछ भाई AN, ये कुछ भाई बेसिक मतलब किस चीज से आप किस चीज को लिखोगे वो थे कि भाई सार्वंतर को हम किससे नोट करेंगे डी से, प्रथम पद को किससे नोट करेंगे A1 से, और nवें पद को किससे नोट करेंगे AN से। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि कोई एपी दे रखी, सपोज कर लो A, B और C। इसके अंदर बात कर रखा है कि भाई एक इसी एग्जांपल से मैं आपको एक क्वेश्चन जैसे कि सॉर्ट आउट कराता हूं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि भाई एक एपी सपोज करो ABC दे रखी है। अब क्वेश्चन में आपको बता दिया एपी दे रखी है, तो एपी का मतलब क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका सार्वंतर समान होगा, यानी दूसरे पद में से अगर पहला घटा दे B - A और तीसरे पद में से दूसरा घटा दे C - B, तो आपस में क्या रहेंगे बराबर। तो अगर मैं B - A किसके बराबर रहेगा हमेशा C - B की। अब मैं B को इधर लेके आऊं, A को इधर लेके जाऊं, तो B माइनस का B इधर आके प्लस का B,
और सी और प्लस में ए। तो ये एपी की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बन गई कि 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये रूल है कि बीच वाले टर्म का दुगना हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर ऐसी कंडीशन वो फॉलो करता है तो वो एपी में यानी समानांतर श्रेणी में आता है, अगर ऐसी कंडीशन वो फॉलो नहीं करता तो वो समानांतर श्रेणी में नहीं आता। अब जैसे कि बात करूं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं, जो अब मैंने अभी आपको ये तरीका बताया है ना, इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी कलर के एग्जाम में, वो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं। अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी बनाता है। तो पहला आपका ऑप्शन दे रखा था ए 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। बी ऑप्शन अपने को दे रखा था इसका 0.3 0.33 0.333। सी ऑप्शन दे रखा था अपने को √2 2 2√2 और 4। डी ऑप्शन हमने को दे रखा था इसी क्वेश्चन का 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2√2। तो ये क्वेश्चन आया है एचएससी कलर के पेपर के अंदर, शायद ए सेट था उसके अंदर आया है। ये 2019 में जो कलर के पेपर हुए थे ना, कि इनमें से कौन सी समानांतर श्रेणी है। तो पहले की भी बात करूं तो इसका प्रथम पद क्या है 2, दूसरा पद क्या है 4, तीसरा क्या है 8। समानांतर श्रेणी होने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये कंडीशन आपको बताई थी, आपको अभी याद हो तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। अगर ये भी याद नहीं रहे तो सिंपली क्या करेंगे कि b माइनस ए निकालेंगे, c माइनस बी निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसकी बात करूं तो इसके अंदर b क्या है 4, तो 2 गुणा में 4, a कितना है 2, c कितना है 8, तो ये तो हुआ 8 क्या 10 के बराबर होता है, नहीं होता, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रिजेक्ट। इसी तरह बात करूं मैं इसकी सेकंड ऑप्शन की, तो इसका बी क्या है यानी कि दूसरा पद क्या है 0.33, तो 2 गुणा में 0.33, इसका ए क्या है 0.3 और सी क्या है इसका 0.333। तो ये तो हो गया 0.66 इस साइड तो, और उस साइड होगा अगर उसको करें तो हम 0.633। तो ये दोनों बराबर हुए नहीं हुए, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इसका रिजेक्ट हो जाएगा कि ना तो इसका ए बराबर है ना ये 2b इक्वल्स टू a प्लस सी वाली कंडीशन ना तो इसमें सेटिस्फाई हुई ना इसमें सेटिस्फाई हुई। बात करते हैं फिर इसकी थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो इसका बी दूसरा पद क्या है 2, तो 2 गुणा में 2 किसके इक्वल है √2 प्लस 2√2। इधर आ गया 4, अगर मैं इस साइड √2 कॉमन ले लूं तो इधर बचा 1 और इधर बचा 2, यानी ये हुआ 3√2। तो 3√2 4 के बराबर नहीं है, तो सी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो आंसर सीधी सी बात क्या आएगा डी। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि डी भी कैसे हुआ, सेम यही कंडीशन अप्लाई करके देखनी है आपको कि इसका डबल 3 प्लस √2, इसका डबल किसके इक्वल आना चाहिए, इसके प्रथम पद 3 प्लस 2√2 के। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हो कि अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं 6 2 3 6 प्लस 2√2 और इधर 3 और 3 6 और प्लस 2√2। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लगा के देखो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। अगर ये कंडीशन कोई भी श्रेणी सेटिस्फाई करती है यानी कि इसको सेटिस्फाई करती है कोई भी श्रेणी, तो वो क्या हो जाएगी एपी में। अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती तो वो एपी के अंदर नहीं है। और अभी बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के जो आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि भाई एक आप फॉर्मूला और लिखिए nवें पद निकालने का, फिर उसके बाद ये जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है ना वो इससे बनेंगे कि nवां पद आप निकालोगे कि nवां पद क्या होगा, उसके बाद ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो nवें पद निकालने का फॉर्मूला है कि an
इसका मतलब है nवां पद, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डिनोट कराया था। ये होता है a प्लस n-1 और गुणा में d। d क्या है यहाँ पे? सार्वंतर, जो आपने b में से a को माइनस करके, c में से d को माइनस करके निकाला था, तो n यहाँ पे d है सार्वंतर। n क्या है कि कौन सा पद निकाल रहे हो, और a क्या है? उस एपी का प्रथम पद। तो n, एक बात क्या है ये हमेशा याद रखना, n ऑलवेज ग्रेटर देन 0। किसी एपी में कम से कम एक पद तो होगा, कम से कम एक से ज्यादा पद होंगे। l ग्रेटर देन, यानी कि अगर किसी एपी में कोई पद ही नहीं है तो वो एपी हो ही नहीं सकती, और किसी एपी के अंदर नेगेटिव पद नहीं हो सकते। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि n हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता n। तो ये चीज एक हमेशा याद रखना। तो एक उसमें एग्जाम में आया था कि भाई एक एपी दे रखी है आपको 3, 5, 7, 9, इसका 21वां पद ज्ञात करो। तो इसका 21वां पद कैसे निकाल लेंगे अपन लोग? तो सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना है? a21। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 21। प्रथम पद की बात करूं तो इस एपी के अंदर प्रथम पद कितना दे रखा है? 3। फिर बात करो अगर मैं सार्वंतर की, तो सार्वंतर कितना दे रखा है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो d की वैल्यू आ जाएगी, दूसरा पद कितना है? 5, और इसमें से घटाया 3 तो कितना आ गया? 2। अपने पास n भी है, a भी है, d भी है, तो हम an की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि a21 की, तो ये तो होगा a कितना दे रखा अपना? 3, n कितना है? 21 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो बात करूं मैं 3 प्लस 21 में से 1 गया तो 20, 20 और 20 दूनी 40, तो टोटल कितना आ गया है? 43। यानी इस एपी का 21वां पद क्या होगा? 43। इसी के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एक जो टाइप है इसके, जो नॉर्मली एग्जाम में देखी गई है वो टाइप आप उसकी बात करूं तो वो इस तरह से है कि आपको ये क्वेश्चन आया था, किसी एपी का 5वां पद बीस है, 10वां पद 40 है, तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि एपी का 5वां पद दे रखा है, तो एपी का कौन सा पद दे रखा है हमें? 5वां, कितना? 20, और 10वां पद कितना दे रखा है? 40। अभी मैंने आपको एक छोटी सी चीज सिखाई थी आपको 2 मिनट पहले, अगर आपको याद हो तो an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। आपको याद हो तो यहाँ पे जो चीज होती है वो कौन सी होती है? n। तो यानी कि a5 क्या हो जाएगा? a प्लस में 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 4d। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंपली a प्लस 4d। अगर शॉर्ट भाषा में समझना चाहो, आप रटना चाहो या कुछ भी लगा लो, तो यहाँ पे जो पद होगा ना उससे एक घटा के d से मल्टीप्लाई करके a में जोड़ देंगे तो 5वां पद आ जाएगा। यहाँ पे 10 है तो इसमें से एक घटा के d से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9d। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। अभी सिंपली दो समीकरण अपने पास आ गए, a प्लस डी बराबर 20 और a प्लस 9d बराबर 40। इन दोनों को सोल्व करेंगे, इनमें इन दोनों को घटा दूं तो a से कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ गया -5d और इधर आ गया -20, तो d बराबर क्या आ गया? 4। एक बात हमेशा याद रखना, d की वैल्यू प्लस भी आ सकती है, d की वैल्यू माइनस भी आ सकती है, d की वैल्यू फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में भी आ सकती है, जैसे 1/4, 1/3, 1/2, कुछ भी। लेकिन जो n की वैल्यू है वो हमेशा धनात्मक होगी, वो ना तो ऋणात्मक हो सकती है ना वो फ्रैक्शन के अंदर आएगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी के अंदर 5 पद होंगे, 4 पद होंगे, 10 पद होंगे, 12 पद होंगे, 100 पद होंगे। ये नहीं है कि उसके अंदर 1.5 पद है, 2.5 पद है, 3.5 पद है। तो सिंपली एक चीज याद रखना कि d की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी आ सकती है, लेकिन n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना कि अगर किसी का एपी का 5वां पद दे रखा है, फिर उसके बाद 10वां पद दे रखा है, तो सार्वंतर पूछ रखा है। इसी के साथ अगर मैं प्रथम पद की बात कर दूं कि भाई प्रथम पद भी निकालो इसका, तो d की वैल्यू क्या आ गई? 4। अगर d की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूं पहले इक्वेशन के अंदर, जैसे कि a प्लस 4d यहाँ पे दे रखा अपने को 20,
डी की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं यहाँ पे, ए प्लस में 4 गुणा 4 बराबर 20, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो सिंपली एक एपी के दो पद दे देगा कि भाई ये फलाना पद इतना है, दूसरा पद इतना है, उसके बाद आप इजिली ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एपी से रिलेटेड जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो यहीं तक बनेंगे, इसके बाद इनके योग की बात आ जाती है। तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि उस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराता हूं आपको कि किस टाइप की क्वेश्चन बन सकते हैं कि एपी के जो योग होते हैं उनसे। सिंपली बात करूं कि एपी का यानी कि पदों का योग, जैसे सपोज कर लो कोई एपी दे रखी 4, 6, 8, 10 आखिर में 26 तक। तो एक क्वेश्चन एक टाइप और रह गई, वो आपको मैं इसी में करा देता हूं, उसके बाद फिर हम योग की बात करते हैं। जैसे कि ऐसे दे देगा आप एपी, एक एपी ये दे रखी है और उसका अंतिम पद ये है, तो पदों की संख्या ज्ञात करो। तो सिंपल हमें क्या लिखना है, वही अपना एन वाला फॉर्मूला, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी ए कितना दे रखा अपने को, प्रथम पद 4, डी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी कि 6 माइनस 4 बराबर 2। उसके बाद ए दे रखा अपने को, डी दे रखा अपने को, क्या निकालना है, एन निकालना है। और ए एन यानी कि एन क्या बात की थी मैंने आपको, एन पद या आखिरी पद, तो इसका एन पद कितना दे रखा है 26। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं ए एन बराबर कितना दे रखा है 26। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एन दे रखा है, सिंपली इन तीनों चीजों को इस फॉर्मूले के अंदर हम रख देंगे। तो एन की जगह अगर मैं रखूं 26 बराबर ए की जगह रखूं 4, एन की वैल्यू हमें निकालनी ही है -1 और डी की वैल्यू कितनी है 2। 26 में से 4 गए तो 22 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 से कट गया 11, n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 11, तो n की वैल्यू क्या आ गई 12। तो कहने का मतलब यह है कि जो 12वां पद है एपी का वो आएगा 26। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एक एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद आपको तीन चीजें दे दी जाएंगी, ए एन या एन, तो डी निकलवा लेगा, डी एन और ए दे रखा तो एन निकलवा लेगा, ए डी और ए एन दे रखा तो एन की वैल्यू निकाल लेगा। कहने का मतलब ये है कि चार चीजों में से आपको तीन चीजें वो पहले से देगा और तीन चीजें इस फॉर्मूले में पुट कर देना, उसके बाद आप चौथी चीज आराम से निकाल सकते हो। इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता एपी के अंदर, और एपी सबसे इजी टॉपिक है आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए, एक नंबर एक तरह से। काफी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन गलत कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करें। तो कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है ना, ये याद रखना है आपको। एपी के अंदर आपको बस दो ही फॉर्मूले याद रखने, एक तो मैंने अभी लिखवा दिया, एक अभी मैं लिखने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर। एसएन का मतलब होता है सम। सपोज कर लो ये एपी रखिए 4, 6, 8, 10 आगे तक, तो मैं ये कर दूं इसके प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करो भाई। इन पांचों को जोड़ेंगे तो क्या होंगे, अगर छोटी एपी दे रखी है तो आप डिस्काउंट कर लोगे भाई, 10 10 दूनी 20, 8 28 और इसमें 12 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 50 पदों का योग ज्ञात करो, तो ऐसे काउंट करने थोड़े बैठोगे कि भाई 50 के 50 का हम काउंट कर लें। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो है एसएन का। एसएन से एस का मतलब होता है सम ऑफ एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे कि भाई कितने पदों के पूछ रहा है, 50 की पूछे तो एन की वैल्यू 50 हो जाएगी, 40 की पूछे तो एन की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सिंपल सा फॉर्मूला एक आपको याद रखना है। n क्या है, वही पदों की संख्या, a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सारवंत, जो दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करे। सपोज कर लो यहाँ पे मैं लास्ट में 40 तक लिख देता हूँ कि भाई इनका सम ज्ञात करना है 40 तक, या मैं इसकी बात करूं कि भाई 10 पदों का योग ज्ञात करो इस क्वेश्चन में। तो एक छोटी चीज आप और एक फॉर्मूला और है जो इसका शॉर्ट रूप है, वो कैसे ड्राइव किया वो अगर ध्यान से देखना है इस स्टेप को, बस आपको सारा समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया है। 2a दे रखे हैं तो 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस a क्या होता है, a कर 2a। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये 2a दे रखे ना, इसको a प्लस a लिख दिया प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई नया काम नहीं किया, सिर्फ 2a को a प्लस a में लिख दिया। अभी आपको 5 मिनट पहले की बात याद हो तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी,
इसकी वैल्यू क्या थी an, और an का मतलब है अंतिम पद या nवां पद। तो अगर मैं बात करूं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में करने वाले जो ऊपर दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो an की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, प्रथम पद कितना दे रखा है 4, और सार्वंतर कितना दे रखा है 2। अब हमें और क्या चाहिए, हमें n की वैल्यू और चाहिए। थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखाया था कि अगर इस तरह की कोई चीज दे रखी हो तो उसमें an की वैल्यू कैसे निकालते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 40, a की वैल्यू 4, n माइनस 1 और d की वैल्यू 2। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 40 में 4 गए तो 36, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में बटे 2 बराबर n माइनस 1। ये इधर से काटोगे 18 तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 18 प्लस 1 19। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं सिंपली बात करूं तो यहाँ पे हमने सारी चीजें निकाल ली और n की वैल्यू कितनी आ गई 19। अब आपकी मर्जी, आपके पास a भी है, d भी है, n भी है, an भी है, तो चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो, सब निकल जाएगा। जैसे कि मैं दोनों फॉर्मूले से आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। जैसे कि इसकी बात करूं मैं सेकंड फॉर्मूले की, तो Sn कितना हो जाएगा, n कितना है 19 बटे 2, a की वैल्यू कितनी है 4 और an की वैल्यू कितनी है 40, तो 19 बटे 2 गुणा में 44, ये आ गया 22। अगर 19 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 3 41। तो इन इसके यानी कि यहां तक का सम कितना आ जाएगा 418। कोई नया काम नहीं किया मैंने कि प्रथम ये पद दे रखे हैं, आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। मैं वो क्लियरली उन 2 फॉर्मूलों को दोबारा लिख देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बस वो 2 फॉर्मूले के अंदर आपको कुछ चीजें दी होगी और उन चीजों को यानी कि आपको सिर्फ एक चीज छोड़ के सभी चीजें दी होंगी, बस आपको समझने की दिक्कत है कि क्वेश्चन के अंदर वो चीजें कहां दे रखी हैं। एक ये और एक Sn का और एक an का, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी आपको समानांतर श्रेणी दे दे उसके अंदर आपको या तो जैसे कि अगर इसकी बात करें तो a दिया होगा, n दिया होगा, d दिया होगा तो an पूछ लेगा, या फिर n d और an दिया होगा तो a पूछ लेगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पेपर के अंदर ना क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 से लेके 100 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है भाई, 1 से लेके 100 तक के विषम पूर्णांकों का योग निकालना है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई विषम पूर्णांक होते कौन से हैं, जो 2 से भाग ना जाए वो सभी क्या होंगे विषम पूर्णांक होंगे। तो अगर स्टार्टिंग में बात करूं तो 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9 ऐसे चलेंगे और लास्ट में 100 तो संपूर्णांक हो गया, तो 100 से पहले क्या आ जाएगा 99। तो हमारे पास एक तरह से ये एक एपी मिल जाएगी। तो 1 से 100 तक के विषम पूर्णांक क्या क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और ऐसे करते करते 99 तक। तो अगर मैं बात करूंगी दिए हुए क्वेश्चन के अंदर a कितना दे रखा है 1, इसी तरह d कितना दे रखा है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो तो 3 माइनस 1 बराबर 2, और an कितना दे रखा है यानी कि लास्ट का पद कितना दे रखा है 99। तो सिंपल मैंने आपको जो पहला फॉर्मूला लिखवाया था an वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू, यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे n की, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इक्वल्स टू 2। 99 में से 1 गया तो 98, और 98 बटे 2 आते हैं 49 बराबर n माइनस 1। n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 50। तो अगर मैं सिंपली बात करूं अपने पास जो गिवन डाटा उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आ गया, n की वैल्यू 50, a की वैल्यू 1,
जो हमें सिंपली चाहिए। ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, ए एन की वैल्यू भी आ गई और एन की वैल्यू भी आ गई। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एस एन की, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एन बाई टू, एन कितना है 50 बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, ए एन की वैल्यू कितनी है 99, तो 99 और 1 100, तो ये हो गया 25। अगर इसको कट करूं तो 25 गुणा में 100 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2500। इसके साथ ही ना एक इसी टाइप के क्वेश्चन और सेकंड है आपको और देखने को मिलेगा। बताता हूं आपको कि जैसे कि अभी एक क्वेश्चन इसी टाइप का एक और दे रखा है कि भाई 1 से 50 तक 5 के गुणज हैं, उनका योग ज्ञात करो। ये पूछ रखा है। तो मैं बात करूं 1 से 50 तक, पहला 5 का गुणज कौन सा होगा 5, दूसरा 5 का गुणज कौन सा होगा 10। इसी तरह अगर मैं आगे तक बात करूं तो लास्ट कितना होगा 50। सेम तरीका ए कितना दे रखा है 5, डी भी कितना है 5 और एन की वैल्यू कितनी है 50। पहले वाले फॉर्मूले में अगर हम ये सारी चीजें रखें 50 बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, 50 में से 5 के 45, 5 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में किसके इक्वल टू है एन माइनस 1 के, तो कट जाएगा 5 से 9, तो एन की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 10। तो सिंपली अपने पास पूरा डाटा यहाँ पे आ चुका है। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, एन की आ गई और यहां से फिर एन की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब मैं एस एन की बात करूं तो n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। अपने पास सारी वैल्यू है, n की वैल्यू 10 बटे 2, ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू 50, 2 पंजू 10, तो 55 गुणा में 5, अगर मैं बात करूं तो 275। तो 1 से 50 तक 5 के गुणजों का योग कितना होता है 275। कुछ नहीं किया, गिवन डाटा के अंदर पहले 5 के गुणज लिख लेंगे, फिर ए की वैल्यू, फिर उसके बाद डी की वैल्यू, फिर ए एन की वैल्यू और फिर एन की वैल्यू। ये सभी निकाल के कुछ नहीं किया, बस सिंपली एक फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो उससे आपकी ये सारी वैल्यू निकल जाएंगे। इसके एक दो टाइप के क्वेश्चन और रहते हैं जो मैं आपको करवा देता हूँ कि कहीं भैया आप एग्जाम में देखो तो नए ना लगे, वरना इसलिए बाहर तो वैसे कुछ नहीं आना। इसके अंदर इतने एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते थे, वो सभी मैंने आपको करवा दिए। तो भाई कैसी लगी फिर आज की वीडियो, एक थम्स अप करके जरूर बताना। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा करना है, द्विघात समीकरण या फिर कोई और टॉपिक, उसके बारे में भी जरूर बताना। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।